हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं दैट इज़ योर रिक्विजिट ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस यूनिट। यानी एक बिजनेस यूनिट जो कि सक्सेसफुल है उसके लिए क्या क्या चीज़ें एक तरीके से आप कह सकते हो नेसेसरी है, या फिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि होना ज़रूरी है, तभी जाकर के एक बिजनेस यूनिट जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट उससे पहले आपको बता दूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अगर आप मार्किंग के हिसाब से क्वेश्चन की वेटेज देखना चाहोगे तो वो कम से कम आपका जो है यहाँ पे 6 to 7 मार्क्स अप्रॉक्स जो है बन के आता है। 6 to 7 मार्क्स कम से कम यहाँ पे आपका कवर अप हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इसीलिए इसको उस लिहाज से आप जो है अपना तैयार करके जाइएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो यहाँ पे फैक्टर है दैट इज़ योर वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब आप कुछ भी काम करने जा रहे हो लेकिन आपको उसका गोल ही नहीं पता, आखिर वो क्यों हो रहा है, या फिर उसका पर्पस क्या है, या फिर उसका जो है प्लान क्या है, एक्चुअली में वो क्या करना चाह रहे हैं इस चीज़ से, तो आप उसको ठीक से कर ही नहीं पाओगे। इसी तरह लेट सपोज मैंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन खोल दी लेकिन उसका कोई गोल ही नहीं है कि करना क्या है, क्या मुझे ज़्यादा सेल करनी है, इतने यूनिट्स बेचने हैं, इतने सारा प्रोडक्शन करना है, कुछ गोल मैंने सेट नहीं किया, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मेरा बिजनेस यूनिट एक सक्सेसफुल बिजनेस यूनिट बन के निकले। क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेस यूनिट बनने के लिए आपको सबसे ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका गोल क्या है, ताकि आप उसके टुवर्ड्स काम कर सको, आप उसको देख करके काम कर सको। अंधेरे में तीर चलाने वाली बात ना हो, बल्कि आपको एक टारगेट पता हो जिसको देख करके आप जो है उस पर निशाना लगा सको। सो वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन गोल, an entrepreneur should define the objective of which the business enterprises has been डेवलप। यानी कि जो आपका एंटरप्रेन्योर है ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका जो है एक तरीके से एक ऑब्जेक्टिव उसको कि क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो चीज़ उसको अच्छे से बतानी पड़ेगी, अच्छे से जो है डिफाइन करना पड़ेगा। आखिर क्यों उसने वो जो एंटरप्राइजेस है क्यों डेवलप किया है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। दीज ऑब्जेक्टिव शुड incorporate मेन ऑब्जेक्टिव, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एज वेल एज सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड अदर ऑब्जेक्टिव क्या है। कोई बिजनेस यूनिट खुलती है तो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि अर्न करना है प्रॉफिट, बल्कि उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। जैसे सोसाइटी में इम्पैक्ट करना है, सोसाइटी में जो है कुछ चेंजेस लाने हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव भी आपके हो सकते हैं कि CSR के थ्रू सोसाइटी में कुछ अच्छा जो है परफॉर्म करना है। सो इसीलिए हर तरीके के ऑब्जेक्टिव आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे मेन, सब्सिडरी एंड अदर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग अगर नहीं होगी तो काम ठीक से नहीं हो पाएगा। प्लानिंग मतलब क्या? प्लानिंग मतलब अपना पूरा का पूरा काम कैसे करना है, एक तरीके से उसका एक रोड मैप बना लेना कि कैसे जो है सारा काम किया जाएगा। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। मेकिंग चॉइसेस, अगर आपके पास कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल आए हैं, कुछ अल्टरनेटिव कोर्सेज अवेलेबल हुए हैं, तो उसमें से कौन सा चूज करना है, whether they are alternative sets of objective or alternative paths of reaching them. Planning also include objective, policy, programs, schedules, budget, etc. तो ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग में इन्वॉल्व होती हैं कि भैया प्लानिंग करनी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, शेड्यूल्स क्या है, बजट क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग में होती है, जिससे आप क्या करते हो, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हो। साथ ही साथ अगर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो उसको कैसे चूज़ करना है, या फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस कौन कौन से आगे जाके हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है प्लानिंग में इन्वॉल्व हो जाती हैं। और इफेक्टिव प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर और सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। जैसे आपकी लेट सपोज कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग नहीं हुई है, वहाँ बहुत ख़राब तरीके से प्लानिंग हुई है, तो वहाँ पे हर स्टेप पे जहाँ भी फैसले लेने पड़ेंगे वहाँ पे जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में जो है प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जो है आपका जो भी आपने डिसीजन लिया है वो गलत हो सकता है, क्योंकि आपने सब कुछ सोच समझ के नहीं लिया होगा। तो यहाँ पे एक बिजनेस है जिसने ये सब कुछ सही तरीके से किया है, तो वो बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल होगा कंपेयर टू योर ऐसे बिजनेस के जिसने ये सब चीज़ें ठीक से नहीं की है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या होता है, एक तरीके से जहाँ पे सब कुछ वेल डिफाइन हो कि किसकी क्या ड्यूटी होने वाली है, कौन किसके सबऑर्डिनेट में होगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका जो है जूनियर होगा। यहाँ पे जब हम कौन कह रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, बल्कि पोजीशन की बात कर रहे हैं कि ये एक पोजीशन है जो कि सीनियर अकाउंटेंट होगा, उसके नीचे 2 जो है जूनियर अकाउंटेंट होंगे, एंड देन वो सब जो है डिस्कस करेंगे, काम करेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना।
सो ये सब चीज़ें जो है वेल डिफाइंड होनी चाहिए। सिस्टम एक अच्छा होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को हर डिपार्टमेंट का हेड आकर के जो है काम बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसी पोजीशन कोई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो है सब कुछ ठीक तरीके से इफेक्टिवली होना चाहिए, ताकि जो है आपके सबऑर्डिनेट की भी पता हो, उसके ड्यूटीज़ क्या है, उसकी अथॉरिटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। अरे दो पोजीशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो चीज़ भी जो है वेल डिफाइन होना चाहिए। सो इट इंश्योर कोऑर्डिनेशन इन देयर ऑपरेशन एंड फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अगर आपने अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बना रखा है तो वो आपको हेल्प करेगा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को जो है जल्दी और अच्छी तरीके से कंप्लीट करने में, इफेक्टिव तरीके से। साथ ही साथ उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ अच्छे से निकल के आएगा। द एंटरप्रेन्योर शुड try to develop an effective organization structure and indicate authority and responsibility relationship properly। और इसीलिए जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको जो है उसकी ड्यूटी है एक तरीके से कि वे एक अच्छा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाए, जिसमें सबकी ड्यूटीज़ एंड अथॉरिटीज़ अच्छे से प्रॉपरली मेंशन हो, साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप भी मेंशन हो। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आप बिजनेस में पैसा लेकर के आ गए और आपका काम हो गया। जैसे जैसे बिजनेस चलता है उसको एक्सपैंड करने के लिए या फिर उसको निरंतर चलाए रखने के लिए भी फाइनेंशियली पैसे जो है फाइनेंशियल आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जहाँ से पैसा आता रहे। तो इसीलिए ये भी आपके लिए जो है एक डिफाइन करना ज़रूरी है कि कहाँ से जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से होने वाले हैं, कहाँ से हमें पैसा मिलता रहेगा। शुड डेवलप इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शंस। फाइनेंस फंक्शन का जो है एक इफेक्टिव मैनेजमेंट बनाना ज़रूरी है, ताकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन जो है अच्छे से लिए जा सके। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो भी उसका जो है ऑब्जेक्टिव है, उसको ध्यान में रखते हुए जो है आपका डिसीजंस लिए जा सके। एंड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ हाईली डिज़ायरेबल। जो आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हाईली डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट इज प्लांट साइज, लेआउट एंड लोकेशन। मुझे लेट सपोज बनाना था मोबाइल का जो है असेंबल करना। मैं जो हूँ अलग अलग जगह से मोबाइल के पार्ट्स लेकर के आती हूँ और मोबाइल को असेंबल करने के लिए मैंने जो है एक बिजनेस शुरू कर दिया ना। तो क्वेश्चन इज जो बिजनेस मैंने शुरू किया है उसके लिए मुझे प्लांट कितना चाहिए, मुझे कितनी स्पेस चाहिए, मुझे कितना लेआउट चाहिए, क्या लोकेशन चाहिए। अब मैंने जाकर के ये खोल दिया किसी रेजिडेंशियल एरिया में। अब वहाँ पे जो है ना ही उतना बड़ा प्लांट मिला। मैंने 50 बाय 50 फुट की कोई दुकान देख ली छोटी सी, और वहीं पे बैठ गई हूँ अपना काम करने के लिए। क्या इज इट पॉसिबल कि मैं अपना बिजनेस अच्छे से जो है आगे अचीव कर पाऊंगी या ठीक से उसके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर पाऊंगी? ऑब्वियसली नॉट। अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ द बिजनेस, आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या प्लान चाहिए, क्या साइज का प्लान चाहिए, क्या लेआउट्स चाहिए, क्या लोकेशन चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब चीज़ें भी ठीक तरीके से जो है डिसाइड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ऑप्टिमम साइज इंश्योर द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि अगर आपका ऑप्टिमम साइज है तो उससे क्या होगा, आपके पर कोस्ट पे जो यूनिट आपके जो भी हैं, पर कोस्ट यूनिट कह लीजिए, कोस्ट पर यूनिट कह लीजिए, जो उस पे जो है एवरेज अमाउंट जो है कम होगा। प्रॉपर लेआउट इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर प्रॉपर लेआउट होगा तो उससे आपकी वेस्टेज कम होगी, आपकी जो है रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होगी। ये सब चीज़ें आपकी जो है आपके लिए बेनिफिट रहेगी। सिमिलरली प्रॉपर लोकेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। और अगर प्रॉपर लोकेशन है तो वो आपके ऑपरेशन का कॉस्ट भी कम करेगा। अब आपने जाकर के ले लिया काला पानी के आसपास कहीं पे अपनी जगह बना ली, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी कम होने में बहुत टाइम लगेगा, आपके प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुँचने में टाइम लगेंगे, प्लस आपके पास सप्लायर्स का रॉ मटेरियल पहुँचने में टाइम लगेगा, एज वेल एज इतना लंबा रास्ता है, आपको जो है किराया भाड़ा सब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और बाय रोड ही अगर ऑप्शन है, कुछ फ्लाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं है, तो आपको बाय रोड सामान मिलेगा एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या है, आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप खुद ले उठा के बैठ गए कि भाई मैंने बीकॉम में मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, आई विल हैंडल इट। नो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। ये आपके एंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव करने में हेल्प करता है। मार्केटिंग आपकी जो है होनी बहुत ज़रूरी है। एंड मार्केटिंग कैसी, कस्टमर रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए। अगर आप लॉन्ग रन तक रहना चाहते हो मार्केट में तो कस्टमर रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए आपकी मार्केटिंग होनी चाहिए। आपने देखा है कभी दवाइयों की कंपनी मार्केटिंग नहीं करती इस तरीके से कि भैया ले लो हमारा ले लो, ये वाली ले लो, बेनेड्रिल ले लो, हनी टच से ज़्यादा अच्छी है, हनी टच से कम नींद आती है, इससे ज़्यादा नींद आती है। आपने कभी इस तरीके की मार्केटिंग करते हुए दवाइयों को देखा है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये नहीं होता कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेचकर जो है आप अपना प्रॉफिट अर्न करो, बल्कि उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया ठीक है हमें बेचनी है, बट हम जो है ये नहीं कह रहे कि तुम सब बीमार पड़ के बैठ जाओ। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की आप जो है मार्केटिंग कम ही देखोगे।
ह्यूमन रिलेशंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन रिलेशन यानी कि वर्कर्स एंड मैनेजर्स के बीच में, वर्कर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, आप वर्कर्स से काम निकलवा रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनका ध्यान भी रखें। अब ह्यूमन रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आप खाली समय में पत्ते लेकर के बैठ गए, आ जाओ वर्कर्स मेरे साथ बैठो पत्ते खेलते हैं, थोड़ी दोस्ती यारी बढ़ेगी, नहीं। बल्कि इसका मतलब ये है कि जहाँ भी आप उनसे काम करा रहे हो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दो जहाँ पे आप जो है ठीक तरीके से उनकी सेफ्टी भी बनी रहे। ऐसा नहीं आप ऐसा काम करा रहे हो जहाँ पे कांच का एक्सप्लोजन होने के ऑप्शन जो है प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि उनकी बॉडी पे अगर लग गए या फिर उनकी आंखों में चले गए तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप उनको ग्लव्स प्रोवाइड कराओ, उनको जो है आप एक ऐसे चश्मे प्रोवाइड कराओ जिनसे उनकी आंखों की सेफ्टी बनी रहे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स देना, ऐसा एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे उनकी सेफ्टी भी बनी रहे और उनका ध्यान भी रहे। तो एक इंसान समझ के उनसे काम कराओ। ऐसा नहीं है कि ये तो जानवर ही है, इनसे तो हम पैसे दे रहे हैं, हम ले ही लेंगे, इनका तो काम ही ऐसा करना। तो ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा आप जो है ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करके रखिए, उन्हें भी लगे कि हाँ हमारी जान की इनको परवाह है, तो वो भी आपके लिए अच्छा काम करेंगे। एन इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी डेवलप बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर्स। साथ ही साथ इन दोनों के बीच में, मतलब वर्कर एंड मैनेजर के बीच में जो है टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम होती है सो दे कैन ईजिली गो टू द मैनेजर एंड टेल हिम, एंड सेम जो अगर मैनेजर को कोई इश्यू है किसी वर्कर से कि भाई तुम काम ठीक से नहीं कर रहे, तो वो भी जाकर के उसको ठीक से समझा सके और बात कर सके। मैनेजमेंट शुड ट्रीट द वर्कर एज ह्यूमन बीइंग एंड इफेक्टिव स्टेप्स आर नेसेसरी टू प्रोवाइड वेलफेयर एमिनिटीज टू देम। नेक्स्ट इज इनोवेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है एन एंटरप्रेन्योर इज एन एजेंट ऑफ चेंज। एंटरप्रेन्योर क्या है? एक एजेंट है किसका? चेंज का, कि कोई चीज़ आ रही है बदलाव की, तो उसका एक एजेंट के रूप में है। जैसे ओला उबर, हमने पहले कभी सोचा था घर बैठे बैठे जो है गाड़ियाँ आ जाएंगी घर के बाहर और हम उसी में बैठ के चले जाएंगे, और बहुत ही मतलब कंपेयर टू रिक्शा वाला उसके पैसे भी नॉर्मल ही होंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा होंगे पर आपको फैसिलिटी बहुत सही मिल जाएगी। तो ये क्या था? ये एक चेंज आया, और ये चेंज किसके थ्रू आया? उन एजेंट्स के थ्रू जो कि इस स्टार्टअप के इनोवेटर थे, या फिर कह लीजिए जिन्होंने ये प्रमोटर्स थे। तो यहाँ पे ये चेंज उन लोगों की वजह से आया, एंड दे आर व्हाट? दे आर द एजेंट ऑफ चेंज। विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इनोवेशन शुड बी इंकरेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ आपकी R&D के थ्रू जो है इनोवेशन इंकरेज की जानी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि भाई आप जो हो एम्प्लॉय हो, कुछ नया इनोवेशन आइडिया लेकर के आओ, सो हम उसको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको भी जो है रिकॉग्नाइज कराएंगे कि हाँ इस बंदे ने हमें ये आइडिया दिया था। तो इस तरीके से इनोवेशन को एक्सेप्ट करना, उसको नए नए इनोवेशंस लाना भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।